हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अशोक फोगाट। वेलकम टू सरल अध्ययन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर बात करेंगे बच्चों हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इसको बड़े डिटेल में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। जब हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो उससे नीचे वाले डिपार्टमेंट का हो, इनको किस तरह से बांटा जाए, कितने कितने लोग किस डिपार्टमेंट में कार्य करें, ये सारी बातें, या यूं कहें कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसका देखने का एक कि कितने उसमें लोग किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम, या किस किस को क्या क्या काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हम दे रखें, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। जनरली आपके दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि यहाँ पे हम फंक्शन के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट उसमें जोन में डिवाइड करते हैं। और जो डिविजनल होता है उसमें हम करते हैं प्रोडक्ट के बेस पे। जब कोई कंपनी में काम के हिसाब से बंटवारा होता है तो वहाँ पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। और जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये ज़्यादातर वहाँ अपनाया जाता है जहाँ पे एक ही उत्पाद, एक ही तरह का प्रोडक्शन होता हो और कम मात्रा में उत्पाद या वितरण किया जाता हो। जहाँ पे बहुत सारे उत्पादों की व्यवस्था करनी हो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर अपनाया नहीं जाता। और ये बहुत उपयोगी होता है, जैसे प्रोडक्शन करना हो, फाइनेंस की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, ये सारे जो कार्य हैं इनमें अगर स्पेशलाइजेशन लाना हो तो इस स्ट्रक्चर के तहत हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। दूसरा हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें हम करते हैं जहाँ पे जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। चलिए डिटेल में हम बात करते हैं एक एक दोनों को अलग अलग करते हुए। पहला हम आता है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसकी फीचर्स क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इसकी फीचर्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। ये एक तो बेसिस होता है फंक्शन पे, जैसे लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। Each department has functional manager responsible for performance and who has the authority over the डिपार्टमेंट। इसमें जो भी काम दिया जाता है उसके लिए सिर्फ वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और उसके बाद अथॉरिटी होते हैं ओवर द डिपार्टमेंट। ऑल डिपार्टमेंट आर अंडर द चार्ज ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग हेड एंड दीज डिपार्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डायरेक्टर है, उसके नीचे आपके हेड होते हैं। जैसे पहला सबसे पहले होता है हमारा डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसको हमने फॉर एग्जांपल 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा प्रोडक्शन है, दूसरा सेल्स है, तीसरा मार्केटिंग है, और चौथा हमारा एम्प्लॉय वाला है जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको। और उसके बाद फर्दर हमने क्या कर दिया, उत्पादन डिपार्टमेंट जो होता है, प्रोडक्शन को फिर हमने डिवाइड कर दिया क्वालिटीज़ में, आपके जो रिपेयरिंग में, लाइक दैट। इसी तरह से हम मार्केटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, आपकी सेल्स, आपके एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, लाइक दैट। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा काम होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। दूसरी बात, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टेबल है। एक तो जहाँ पे एक ही तरह का उत्पाद बनाया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। दूसरा, जहाँ पे उत्पादन, आपका फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे जो विभिन्न कार्य होते हैं उसमें विशिष्टीकरण लाना हो, स्पेशलाइजेशन लाना हो, तब भी हमारा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। उस अचीवमेंट को, एक जो स्पेशल अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रखी है अपने टीम के सामने, उसको प्राप्त करने के लिए, ताकि काम सुचारू रूप से चले। तो बच्चों ये थी आपकी फीचर्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छा स्लाइड देने की, प्रेजेंटेशन देने की। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। इसके एडवांटेज क्या है, लोग इसको अपनाते क्यों हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों करते हैं। एक तो इसमें स्पेशलाइजेशन मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, जहाँ पे काम आपका क्या है, छोटा एक फंक्शनल के बेस पे होता है और काम मतलब कम उत्पाद होता है, तो ये इसमें स्पेशलाइज मिल जाता है, एक्सपर्टाइज काम करते हैं। दूसरा हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज का क्या है, जो आपकी मैन पावर है, ये जो भी है, इनका हमारा क्या होता है, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर होता है ये प्रमोट करता है किसको, आपके
प्रमोट करता है आपके उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करते हैं ये। इस तरह से हमारी इंप्रूवमेंट इन मैनेजियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इससे हमारी क्या है, मैनेजियल और ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है, और इससे हमें ट्रेनिंग देने में भी एम्प्लॉय को सुविधा रहती है। दैट्स वाई से दैट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी उसका एक बहुत अगला एडवांटेज है, क्योंकि ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे फोकस रखता है, इसलिए ट्रेनिंग को एम्प्लॉय दी जाती है, उसको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका अनदर एडवांटेज है। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसकी जो एडवांटेज हैं, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन पूछेंगे वो केस स्टडी के रूप में, जो हम आने वाली वीडियो में हम स्पेशल एक सीरीज लेके आएंगे केस स्टडी वाली वीडियो, जिसमें हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में अपनाते हो, या इसका रोल क्या है, या आपको क्यों अच्छा लगता है। तब आप इसके एडवांटेज अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये थे बच्चों आपके एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही जाती है। तो इसी तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके भी कुछ लिमिटेशन हैं, जो हम अभी बात आपके सामने करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लेस एम्फेसिस टू ओवरऑल इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, जब आप कम उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं आपको उस पर एम्फेसिस, उस पर जोर कम दिया जाता है, और देन ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय ए फंक्शनल हेड। तो आप इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कहीं ना कहीं उस पर आप गौर कम करते हो। और प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, कई बार कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि एक दूसरी बात बनती नहीं है, मानते नहीं लोग, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग 2 और मोर डिपार्टमेंट, ये भी सही बात है, जब 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उसमें कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमारा विरोधाभास होगा, और ये इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक हेड की माननी पड़ेगी ना आपको, आपके उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, वही अथॉरिटी देगा। और लिमिटेड यहाँ पे क्या होता है, रेंज होती है, लिमिटेड आपका उत्पादन होता है, और काम के हिसाब से आपको अथॉरिटी दी जाती है। तो इनफ्लेक्सिबल है, लोग थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल महसूस करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की चांसेस कम है, आपको जो बोला जाएगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसका डिसएडवांटेज है। और ये क्या होता है, संस्था का आकार जब बड़ा हो तब भी हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये भी हम उसमें बोल सकते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, बोल सकते हैं। और ज़्यादा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की समझ जो है उसमें टकराव हो जाता है, इससे हमारे कहीं ना कहीं मनोबल, आत्मविश्वास क्या है, डाउन हो जाता है, जिसके कारण भी ये ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के कारण भी संस्था में टीम के रूप में काम नहीं हो पाता। ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे आप, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, एक्सपर्टाइज हो जाएगी, तो आपका एक टीम वर्क जो गोल है ना ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल, वो कहीं ना कहीं हमारी उसमें दिक्कत आ जाती है, वो आप अचीव करने में कहीं ना कहीं बाध्यताएं आ जाती हैं। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर इसलिए भी लोग ज़्यादातर इसको पसंद नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है सर, डिविजनल स्ट्रक्चर। इसकी फीचर्स आपके सामने, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके कई संस्थाएं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पाद करती हैं, उसका निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है। जैसे किसी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आपका कॉस्मेटिक का हो सकता है, आपका कपड़ों का हो सकता है, आपका सीमेंट का हो सकता है, ये सारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसकी फीचर्स क्या हैं, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ईच डिपार्टमेंट हैज डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिवीजन। इसमें डिपार्टमेंट में जो मैनेजर होता है, डिविजनल मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट लॉस को अपने डिवीजन के लिए, और पिछले वाले में था पूरे के लिए। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग, इसमें हर एक डिवीजन में अलग अलग काम होंगे, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा आर परफॉर्म्ड टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। ये सारे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे हमने 3 डिवीजन किए। पहला हमारा है सीमेंट का, दूसरा हमारा है कपड़े का, तीसरा हमारा शिपिंग का। अब तीनों के अंदर 4 डिपार्टमेंट और बन गए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है हमारा, एचआरएम डिपार्टमेंट भी है। सेम ही हमारा शिपिंग प्रभाव में, सेम हमारा सीमेंट में, सेम हमारा वस्त्र में, सभी में 4 हैं। तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर होता हो तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये थे आपके डिविजनल स्ट्रक्चर की फीचर्स। और डिविजनल स्ट्रक्चर को कहीं कहाँ अपनाया जाता है, जहाँ पे उत्पाद एक से अधिक होते हों,
वहाँ पे बड़ा स्टेबल रहता है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो। और जहाँ पे उत्पाद जो है प्रोडक्ट की फीचर्स अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तब भी हम इस उत्पाद को, इस स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। जहाँ संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो तब भी हम इसको काफ़ी स्टेबल मानते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, वहाँ पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाते हैं। अब क्यों अपनाते हैं, इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे इसके एडवांटेज। लो आपके स्क्रीन पे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला हमारा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात काफ़ी जोर दिया गया है इस बात पे। तो यहाँ पे इस जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें प्रोडक्ट पे आपका फ़ायदा होता है स्पेशलाइजेशन में, और डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है, इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग। और ये हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन वाइज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, तो ये सहायता करता है हमारे डिवीजन वाइज किसको क्या काम दिया जाए, और इससे हमारी कहीं ना कहीं जो ये आपको प्रॉपर बेसिस देता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड आल्सो हेल्प फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन, एज रेवेन्यू का बात हो, कॉस्ट की बात हो, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें बड़ा इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, और इनिशिएटिव, क्योंकि इच डिवीजन फंक्शन एज ए ऑटोनोमियस यूनिट्स, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, और इससे हमारी एक्सपेंशन ग्रोथ होती है। ये बात सही है डिवीजन स्ट्रक्चर में, और ये हमारे लिए क्योंकि नई नई चीज़ टेक्निक लेके आएंगे, तो डिवीजन में कहीं आप क्या है, एक एक डिवीजन में अलग अलग काम होंगे, तो आपको जो नॉलेज मिलेगी, आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेट होगी, आपकी टेक्निक यूज करोगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं कहीं इसका एडवांटेज है डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन का। ये होता कहाँ, स्टेबल कहाँ होता है, ये मैं पहले बताया था, जहाँ पे संस्था का आकार बहुत बड़ा हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, और उस प्रोडक्ट की जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पे ये आपका बनता है। और जो हमारा ये जो इसके जो और हम एडवांटेज लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि भाई इसमें लागत और जो आपकी आय की गणना है, जो रेवेन्यू की जो आपकी कैलकुलेशन है, वो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इजली वी कैलकुलेट द इनकम ऑफ या कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको रेवेन्यू हम बोल सकते हैं। तो ये सारे बच्चों आपके थे एडवांटेज ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर। मैं फिर भी कहूँगा इसके साथ इसमें भी कुछ बुराइयां हैं, इसकी लिमिटेशन है, जो हम अभी करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, कैलकुलेट करने में तो जी है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, हाई कॉस्ट है इसकी, क्योंकि प्रोवाइड विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। इसमें अलग अलग सेट करना पड़ेगा, सिमिलर फंक्शन के लिए एक तरह काम के लिए अलग से सेट बनाना पड़ेगा। इसमें भी कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट डिवीजन हेड, कन्फ्लिक्ट इसमें भी होते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, डिफरेंट डिवीजन के बीच में कहीं ना कहीं विरोध होता है। तो ये भी इसका एक अगला ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट इग्नोर, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में भी इग्नोर्ड। कई बार आप क्या करते हो कि एक एक चीज़ के लिए आप डिवीजन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो इससे जो आपका है कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाते हो, और जिससे हमारी ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज में आप क्या कर देते हो, उसमें ये काफ़ी जटिल होता है, मतलब काफ़ी मुश्किल होती है इसमें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये थोड़ा समझने में टिपिकल होता है। और दूसरी बात, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट स्टेबल फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ द कंपनीज। और इसमें क्योंकि कॉस्ट आई है तो मैं बता चुका हूँ आपको, और ये इसके अंदर जो आपका यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिसोर्सेज का, उसका हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि एक काम के लिए अलग अलग चीज़ सेट करने पड़ते हैं, कुछ टाइम कोई चीज़ फ्री रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन है, उसका रिसोर्सेज का पूरा नहीं हो पाता। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है जो आप लिख सकते हो। जो बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे उसके अंदर में जो आपकी मेन पॉइंट है वो स्क्रीन पे है, इसके अलावा मैं आपको बाकी चीज़ें बोल के बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। ये आपकी जो वीडियो मैंने बनाई है इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इससे अच्छा रिवीजन कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो अच्छा सा। और इसके आगे हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की, जो डिफरेंस बिटवीन आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। पहला डिफरेंस में बेसिस है फॉर्मेशन, इट बेस्ड ऑन फंक्शन और इट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। दूसरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन ए डिपार्टमेंट, इट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, उसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। फोर्थ पॉइंट है मैनेजरियल डेवलपमेंट, इट्स डिफिकल्ट एज इट्स फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, इट इजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन,
हेल्प इन मैनेजियल डेवलपमेंट। कॉस्ट ये इकोनॉमिकल है और ये क्या है, ज़्यादा कॉस्टली है। कोऑर्डिनेट क्या करता है, डिफिकल्ट है फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। इट ईजी है बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेट्स टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी किसमें, इट इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज और हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और ये क्या है, डिविजन स्ट्रक्चर। इट्स स्टेबल फॉर द दोज बिजनेस एंटरप्राइज वेर ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो बच्चों ये थे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने जो टॉपिक कराए हैं फंक्शनल और डिवीजन, बच्चों ये केस स्टडी के लिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से या बिना केस स्टडी के भी अलावा इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। जो चैप्टर है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये टोटल मिला के 14 मार्क्स के आते हैं, जिनमें से इस चैप्टर में ये इस क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, इस टॉपिक से सॉरी। और इस टॉपिक में ज़्यादातर केस स्टडी पूछते हैं। जो आपका है ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग 14 मार्क्स का है, जिसमें केस स्टडी में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और वो उसमें यही पूछते हैं कि कुछ आपको लाइंस दे देंगे, उस लाइन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फंक्शनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है। तो आपको सिर्फ ये देखना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी प्रोडक्ट उसकी साइज छोटी है और उसमें अगर प्रोडक्ट एक तरह के बनते हैं और काम के हिसाब से बंटवा रहा है तो फंक्शनल है, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से है और एक ज़्यादा प्रोडक्ट है तो हमारा डिवीजन है। तो ये बच्चों बहुत आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। उसके बाद वो पूछेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है या फीचर्स क्या हैं। तो मैंने इस स्लाइड्स में, इस वीडियो में, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से आपको बताया है। लिखने के लिए भी आपके पास काफ़ी टाइम, आप लिख सकते हो, वीडियो को बीच में रोक के लिख सकते हो, चलते चलते लिख सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ये टॉपिक समझाने के लिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजन स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में से। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो आपको मैंने इसी लेक्चर 2 के फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो हमने स्ट्रक्चर की बात की है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है, ये जानबूझ के बनाया जाता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इट स्पेसिफाई द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। हमने सीधा ही फॉर्मल को अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं। और फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये जानबूझ के बनाया जाता है, ये ऑफिशियल होता है आपका फॉर्मल जो होता है। और ये कहीं न कहीं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अचीवमेंट में कहीं कहीं योगदान देता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, इसके अंदर क्या है, एक निश्चित अधिकार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जुड़ी होती हैं। और इसके लिए हम संस्था के लोग एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल के काम करें, इसलिए हम इसको जानबूझ के बनाते हैं। और यह एक ऐसा ढांचा है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, अधिकार, उसके उत्तरदायित्व हम भले ही बातें परिभाषित होते हैं या हम जान सकते हैं और एक विशिष्ट तरीके से काम करते हैं। और जो भी हमारे व्यक्ति हैं, निर्धारित व्यक्तियों के आदेशों का हम पालन करते हैं और अन्य के साथ हम सहयोग कार्य करने के लिए इसमें कहा जाता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल में सर क्या बात करेंगे, इसकी फीचर्स की बात करेंगे, एडवांटेज, लिमिटेशन, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स, एडवांटेज और लिमिटेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट स्पेसिफाई द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। इसके बाद क्या करते हैं, इट इज ए मीन्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट सीक्स टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये मैंने बताया था, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप, जानबूझ के बनाया जाता है टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छे से चल सके। इट प्लेस अ मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू परफॉर्म रेदर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। ये ज़्यादा जोर देता है इस बात पे कि काम ज़्यादा हो रेदर देन आप में आपस में रिलेशन ज़्यादा हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला है ये इजीर है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में, सिंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आर क्लियरली स्पेसिफाइड। पहले से क्लियर कर दिया जाएगा आपका काम ये है, आपका काम ये है, तो झगड़ा होने के चांस है बहुत कम है। इसका जो रोल है, ड्यूटीज इज एम्प्लॉयज आर क्लियरली डिफाइंड। जो भी एम्प्लॉय है उसका भी क्या काम है, क्या ड्यूटी है, वो पहले से क्लियरली डिफाइंड हो जाएंगे। आपको इतने घंटे काम करना है, ये काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एन स्टेबलाइज चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड सब बच्चे जानते हैं, हमारी जो सेकंड थर्ड वीडियो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़े हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो इसमें अप्लाई होता है। इट लीड्स टू इफेक्टिव एक्कम्प्लिश ऑफ गोल बाई
प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन। ये उसके लिए इफेक्टिव एम्प्लॉयज कोई गोल को अचीव करते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज इज गाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी बने रहे, एम्प्लॉय का व्यवहार अच्छा हो। लेकिन ये कहते हुए भी बहुत सारी इसमें कुछ एम्प्लॉय अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो भी नहीं करते हम, तो इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। इट में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज ऑल कम्युनिकेशन हैज़ टू टेक प्लेस थ्रू स्केलर चेन ओनली। काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि स्केलर चेन का यूज होता है, जो आप अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके, प्रिंसिपल हमारा 9 है। इट रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई एज इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रियली लेड डाउन पॉलिसीज। कोई डिफरेंस अगर आप में डेविएशन आ गया किस चीज़ में तो ये बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है क्रिएटिविटी मेरे को पहचानने में एम्प्लॉय को। आपको जो काम दिया गया बड़ा एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट, उसमें इस तरीके में कई लोग क्या होता है अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, कई लोग काम करने में दिक्कत आते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज एन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए फॉर्मल स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है कि पूरा जो काम करने के लिए कहीं ना कहीं हम जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं, जो हम आपस में रिलेशनशिप जो हमारी है फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये इसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो बच्चों पेपर के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ भी बात आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा दूसरा टाइप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसका नाम है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा ऑफिशियल नहीं होता, जानबूझ के नहीं बनाया जाता। एक्चुअली किस पे डिपेंड होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पर्सनल एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स, इमोशन, प्रेजुडिस, लाइक, डिसलाइक एक्सेट्रा। ये जो है ये संस्था के लोगों के बीच व्यक्तिगत दृष्टिकोणों, भावनाओं, संवेदनाओं और आपके जो सेंटिमेंट, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक आदि पे आधारित संबंधों को व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये एक बहुत बड़ा आपका एक हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर सदस्य अपने कार्यों को एक दूसरे के सहयोग से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी क्या रुचि है, क्या शैली है, कौन सी भाषा यूज करते हैं, उससे वो रिलेशन मेंटेन करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। डिटेल में पढ़ने के लिए आपकी स्क्रीन पे हम दिखाई दे रहे हैं आपको फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। फीचर्स में हम देखेंगे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनफॉर्मल, ये क्या होता है कि इट ऑर्गेनाइज फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्टिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज। सही बात है कि पर्सनल इंटरेक्ट होगा तो हमारा कहीं ना कहीं क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। Instead of the official rule regulation, the standard of behavior was from group norms। हम ऑफिस के रेगुलेशन रूल के अलावा उनकी जगह हम क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। बिहेवियर, आपका व्यवहार क्या है, वो भी ऐसा नहीं कि वो हम खराब करेंगे, वो अच्छा होता है, लेकिन हम उसका जो आपस में हमारी जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम काम करते हैं इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या होता है ग्रुप मेंबर क्रिएट्स इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपके ग्रुप मेंबर होते हैं वो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं बिना किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन की। उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई फ्लो नहीं था, जैसे कि भाई टॉप लेवल कहेगा मिडिल लेवल ऐसे करो, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपसी समझौता होता है, आपसी। ये क्या करते हैं complex network of social relationship among members and has no definite structure। कोई भी आपका डेफिनेट स्ट्रक्चर ये नहीं होता, इसकी अलग विशेषता है। इसके एडवांटेज क्या है? इसके बहुत एडवांटेज है भाई, काम बहुत फास्ट करता है, सबको पता है, फास्ट स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट हेल्प फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर बाय गिविंग देम एज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनहांस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे काम में मन लगता है, उसका मनोबल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का और जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कंट्रीब्यूशन करता है टुवार्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाई कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी इनएडिक्वेसी, जो हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, उसको कहीं ना कहीं ये पूरा करता है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, डिसएडवांटेज हैं। इट मे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ रंबर। इसमें क्या है ना, सच्चाई थोड़ी सी कम होती है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा रंबर फैल जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम ऑफिस के अगेंस्ट चलते हैं। सम टाइम इट में रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ कई बार तो होता कि हमारी ग्रोथ ही रुक जाती है, क्योंकि हम बिल्कुल अपोजिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और एज इट क्रिएट ए पीयर प्रेशर अमॉन्ग द मेंबर्स टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन
इट कैन बी हार्मफुल फॉर द टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई बार बहुत खतरनाक साबित हो जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे बच्चों आपके डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और हमने इस जो आपके सामने स्क्रीन है इसके अंदर हमारे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल एडवांटेज ऑफ डिसिप्लिन, इनमें से आप चाहो तो पॉइंट बना के भी आगे लिख सकते हो अपनी कॉपी में, या आप इसमें से नोट्स बना सकते हो। एग्जाम में आपको जैसा उचित लगे, जैसा सही लगे लिख सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश की है। एक पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट में पूरा हम चैप्टर कवर कराएंगे। तो ये थे आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सारी बात। अब इस चैप्टर के कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो काफ़ी पेपर एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने बच्चों अथॉरिटी का नाम एक्चुअली सुना होगा, पावर जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, इसका मतलब सुना होगा। ये एक तरह का डेलीगेशन मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड, और ये डेफिनेशन दी थी थियो हैमन ने। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके अधीनस्थ काम करते हैं लोग, उसको एक निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करने का अधिकार प्रदान करना, इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों। इस एलिमेंट्स को हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। पहला हमारा अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है। जो हमारी अथॉरिटी है उसका मतलब होता है कि यह किसी व्यक्ति को प्रदान की गई वह शक्ति है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखता है। अधिकार से अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से भी है। दूसरा हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं। जो आपको काम दिया गया है, इससे अभिप्राय सौंपे गए काम को ठीक ढंग से, जो आपको काम दिया गया उसको ठीक ढंग से करने की जिम्मेदारी से है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति को अंतिम परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराना। एक बंधन दायित्व है जिसके अंतर्गत किसी विशेष कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व को पूर्व निश्चित परिणामों के अनुसार पूरा करना। मैंने आपको होमवर्क किया, मेरे पास पावर है, आपकी जिम्मेदारी आपका होमवर्क पूरा करो। जब आप होमवर्क पूरा करके मुझे किस फॉर्म में दिखाते हो, कितना काम करते हो, क्या उसमें गलतियां हैं, टाइम पे क्या नहीं किया, ये सारे अकाउंटेबिलिटी में आते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे मैंने बता दिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और इसके एलिमेंट क्या होते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि इसका प्रोसेस क्या है, तब भी आपको 3 चीज़ लिखनी है। इसके एलिमेंट क्या है तो भी 3 पॉइंट लिखने हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा तब भी हम लिखने हैं। डेलीगेशन अथॉरिटी 4 मार्क्स का आ गया तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके एलिमेंट लिखेंगे, चाहे एग्जाम में पूछा हो या नहीं पूछा हो। तो ये हमारे सारे थे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, इसके एलिमेंट को पढ़ा। अब इसको हम डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग बातें करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारा आपस में कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और इससे जो मिलते जुलते और जो टॉपिक हमारे उसकी भी हम बात करेंगे। अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ जाता है कि वो ऐसे पूछेंगे घुमा फिरा के कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी से मिलता जुलता है, तो पूरे ध्यान से समझना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम किसी एक आदमी को काम पावर देते हैं, वो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर हमारा अकाउंटेबिलिटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला इंपॉर्टेंस है इट लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट बड़ा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं कि रिलीविंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क, प्रोवाइड देम विद टाइम टू एक्सेल इन द न्यू एरिया। इससे हमारा क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। प्रमोट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने में, अपने काम जो कम्प्लेक्स टास्क है उसको पूरा करने में। तो इस तरह से हमारी ये एम्प्लॉय को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय, और मोटिवेट एम्प्लॉय को भी करता है क्योंकि इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप क्या करते हैं, काम को बांटते हैं, शेयरिंग ऑफ वर्क, बट इन्वॉल्व्स ट्रस्ट ऑन द सुपीरियर पार्ट, तो कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट। इससे क्या हमारा मोटिवेट होता है एम्प्लॉय का। फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सीधी सी बात, जब आप एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एम्प्लॉय खुश होकर काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो तो बढ़नी बिल्कुल तय है। इसके बाद प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ये क्या करता है, इट इस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर द बेसिस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा इट फैसिलिटेट बेटर कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द डिपार्टमेंट। सबसे मजबूत हमारा जो कोऑर्डिनेटर था ना वो इस डेलीगेशन के अंदर होता है। आपने पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लेवल्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्लियरली आपका रिलेशनशिप रिपोर्टिंग में हेल्पफुल है हमारे लिए। तो ये बच्चों थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ क्या थे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये आपका बहुत बढ़िया है, इसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं और इसको उसमें कर सकते हैं।
आपके इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, रोल भी बोल सकते हैं हम। तो और इसमें क्या होता है, इससे आपका डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। इसको हम अगला एडवांटेज भी बोल सकते हैं हम कि क्विक डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो ये भी हमारा इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंस के बाद कि जो हमारी मैंने एलिमेंट बताए थे उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस भी हो जाएगा, डिटेल भी हो जाएगी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। पहला हमारा है अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को काम दिया, तो उस व्यक्ति ने काम दिया, उसके पास पावर है एक लिमिटेड स्कोप के अंदर, तो वो उसकी क्या है, अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको काम मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू फॉर प्रॉपरली परफॉर्म टू द असाइन्ड ड्यूटी। जो ड्यूटी मिली है, मिस्टर ए ने काम दिया बी को, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम पूरा करने की, ए की पावर है, अथॉरिटी है। अब अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब फाइनल आंसर देगा बी, मेरे से काम होगा नहीं होगा, या मैंने काम कर दिया, इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन क्या होता है, कैन बी डेलीगेटेड, बिल्कुल, कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंटायरली नहीं कर सकते, बहुत रेयर चांस होते हैं। और अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। बच्चों, आपका होमवर्क तो आप ही करोगे ना, दूसरा थोड़ी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि कुछ कई बार क्या होता है, कोई बच्चा स्कूल में आने में असमर्थ हो, फॉर एग्जांपल उसने एप्लीकेशन किसी और को दे दी, या जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल की तरह आपको समझाया है। तीसरा हमारा ओरिजिन क्या है, राइज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से होता है, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही आता है। फ्लो क्या होता है, फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, और ये क्या होता है हमारा अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, और अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ये आपका फ्लो है, डायरेक्शन क्या है, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक टॉपिक हमारा और है, डिसेंट्रलाइज डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट ए सेंट्रल पॉइंट। ये हमारा क्या है, जैसे आप पहले डेलीगेशन अथॉरिटी में हम एक व्यक्ति की बात करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे, जब प्रबंध निर्णय लेने का अधिकार केवल आपके जैसे देखो एक कंसेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन, आपने देखा होगा, जब अधिकार केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और वही अधिकार हम जैसे टॉप लेवल से हम और में बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल से आपके मिडिल लेवल या लोअर लेवल में दिया जाता है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें सावधानी क्या रखते हैं, अगर आप डिसेंट्रलाइज पॉलिसी अपनाते हैं तो इसमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। मस्ट ऑलवेज बैलेंस विद सेंट्रलाइज इन द एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। बिल्कुल सही बात है, आपकी जो सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे लागू होता है उसके मेजर पॉलिसी डिसीजन में इसका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को काम ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाइज कॉन्सेंट्रेट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शन एट द अफेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। कंप्लीट डिसेंट्रलाइज कैन लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेशन एज द डिपार्टमेंट्स में, ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब इसकी बात करते हैं नीड्स फॉर डिसेंट्रलाइज। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ साइज बढ़ाने के लिए कंप्लेक्सिटी डिपार्टमेंट और ब्रांच है डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व विद सर्टेन ऑपरेशंस एंड आर लाइकली टू हैव मोर नॉलेज अबाउट देम एज ए कंपेयर्ड, ये सारी बात, इसलिए इसकी हमारी आवश्यकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लोग इसको क्यों पसंद करते हैं इंपॉर्टेंस थोड़ा डिटेल में है, नीड्स में हम हल्के से लिख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस देखो, ये क्या करता है, इट सीक्स टू डेवलप इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है, ये पहल की भावना का विकास करता है। दूसरा हमारा है रिलीफ। ये अगर आप जैसे टॉप लेवल पे सारा भारत पहले उसको कुछ रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन लागू हो रहा है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या है, हमारी थोड़ी शिफ्ट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिसीजन लेने में आसानी होती है, जल्दी डिसीजन आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्विक डिसीजन मेकिंग। और ये मैनेजल टैलेंट को तो डेवलप करता ही करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप टॉप से थोड़ा सा हट के गए तो सबको थोड़ा थोड़ा काम मिल गया, सब अपना काम फुल आपका दिमाग यूटिलाइज करके हर डिपार्टमेंट टीम आपका काम करेंगे। और इसके बाद करते हैं, इससे हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, और बेटर कंट्रोल बाय कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये हमारा कंट्रोल भी अच्छे से करते हैं। ये सारे थे इसके हमारे इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और इसमें टीम वर्क भी कहीं ना कहीं हमारे पास आता है, इसके हम इंपॉर्टेंस बोल देंगे, तो टीम वर्क भी हमारे हेल्पफुल होता है, इसमें ग्रोथ भी होती है, और आपकी जो इफेक्टिव कंट्रोल भी होता है। ये सारे पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमारे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक आपका इसमें छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है कि क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन एक चीज़ है, नहीं। डेलीगेशन अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा डिफरेंस है। डिटेल में जानने के लिए आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही होंगी,
देखा, हाँ, ये जो फोटो है इसमें दे रखा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन। पहला हमारा है नेचर, इट इज ए कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। कंपल्सरी एक्ट है, डेलीगेशन अथॉरिटी बांटना पड़ेगा, सारा काम एक आदमी कर नहीं सकता। ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी डिसेंट्रलाइज करो नहीं करो। अगर आपकी पास अच्छी टीम है, टैलेंटेड है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो आप सारा काम वो कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन में अपना सकते हो, आप जरूर नहीं डिसेंट्रलाइज अपनाओ। तो ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है, इससे हम एग्री करते हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है इससे। दूसरा हमारा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, सबॉर्डिनेट हैव लेस फ्रीडम। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा फ्रीडम ओवर एग्जीक्यूटिव थोड़ा ज़्यादा है। स्टेटस प्रोसेस फॉलोड बाय द शेयर टास्क, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। स्कोप इसका नैरो स्कोप है, इसका वाइड स्कोप है। पर्पज है इसमें लेसन टू बर्डन ऑफ मैनेजर, इस इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ये क्या है, विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी इजी है और इसमें डिफिकल्ट है। ये सारे बच्चों आपके पॉइंट थे डिफरेंस के डेलीगेशन अथॉरिटी बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन। इस पार्ट में हमने पूरा जो बचा हुआ आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, सारा बच्चों बड़े अच्छे से मैंने समझाया। आपको राइट डाउन कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों चैप्टर 14 मार्क्स के आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए भी हैं उनके लिए भी एक आप चैप्टर काफ़ी रेलिवेंट है, और ये आप अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सरल अध्ययन।